बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा, पिछले सेशन में हमने एक नया टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम था मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। और इसके लिहाज से इसकी हमने जो है वो थोड़ी सी फंडामेंटल्स पे बात की थी। और हमने ये डिस्कस किया था कि कॉस्ट क्या होती है। थोड़ा सा मैं उसका बैकग्राउंड बना रहा था आपको उस सेशन के अंदर कि पहले स्टेप में मैंने बताया कि कॉस्ट क्या होती है, फिर मैंने बताया कि कॉस्टिंग क्या होती है, व्हाट इज कॉस्ट, व्हाट इज कॉस्टिंग। और फिर मैंने उसको कॉस्टिंग को दो हिस्सों में तकसीम करके सिखाया कि कॉस्टिंग के दो हिस्से होते हैं, ये दो तरीके होते हैं, ये दो मेथड्स होते हैं। एक का नाम होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, दूसरे का नाम होता है मार्जिनल कॉस्टिंग। किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के मेथड को हम क्या कहते हैं, कॉस्टिंग कहते हैं। और प्रोडक्ट कॉस्ट को कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं, एक होती है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, दूसरा होता है मार्जिनल कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को हम टोटल कॉस्टिंग भी कहते हैं, फुल कॉस्टिंग भी कहते हैं। और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मतलब ये है कि जब कभी भी हम प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर, मैं ये बड़ा खास लफ्ज बोलने जा रहा हूँ, आपने गौर से सुनना है कि जब कभी भी प्रोडक्ट कॉस्ट को कैलकुलेट करते वक्त हम फिक्स एफ ओ एच को प्रोडक्ट कॉस्ट में शामिल कर लेते हैं, तो ये शामिल कर लेना एब्जॉर्ब करना कहलाता है। और इसी एब्जॉर्ब करने को हम जब पूरे मेथड का नाम देते हैं तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहते हैं। तो जब कभी भी हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के लफ्ज को समझना चाहेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर फिक्स कॉस्ट का जो पोर्शन है, जब हम उसे इंक्लूड कर देते हैं तो इंक्लूड करने की वजह से फिर वो कॉस्टिंग मेथड जो है वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड बन जाता है। दूसरा मेथड मैंने बताया कि मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट कॉस्ट को कैलकुलेट करते वक्त सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर करना है। जितनी आपकी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट होगी, सिर्फ वही कॉस्ट आपकी मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगी। तो जब कभी भी किसी भी प्रोडक्ट कॉस्ट की कैलकुलेशन करते वक्त सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट को कंसिडर करते हैं तो ऐसे मेथड को हम मार्जिनल कॉस्टिंग कहते हैं। फिर मैंने बताया और बहुत खास लफ्ज बताए, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। और उसमें मैंने ये बताया था कि मार्जिनल कॉस्टिंग के जो असूल है वो ये है कि जितने ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करेंगे उतना ही ज्यादा आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन उसके मुकाबले में मार्जिनल कॉस्टिंग में एक लफ्ज यूज किया जाता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। और कंट्रीब्यूशन मार्जिन के बारे में मैंने क्या बताया था आपको कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन का फार्मूला होता है सेल्स प्राइस माइनस ऑल वेरिएबल कॉस्ट। ऑल वेरिएबल कॉस्ट। अब जब मैं ऑल वेरिएबल कॉस्ट की बात करता हूं तो यहां पर मैं प्रोडक्शन की वेरिएबल कॉस्ट की बात भी करता हूं और सेलिंग की भी वेरिएबल कॉस्ट की बात भी करता हूं। प्रोडक्शन की वेरिएबल कॉस्ट कौन कौन सी होती हैं, एज यू नो कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी वेरिएबल कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी वेरिएबल कॉस्ट है। और वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट तो वैसे ही एफ ओ एच जो होते हैं ना, वो दो किस्म के होते हैं, एक वेरिएबल होते हैं, एक फिक्स होते हैं। तो हमने सिर्फ इसमें वेरिएबल को कंसिडर करना है। और आखिरी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो ये है कि सेलिंग की जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो भी हमने इसको लेना है। और जब सारी वेरिएबल कॉस्ट को सेल्स प्राइस में से माइनस कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट हो जाएगा। और फिर मैंने ये भी बताया था कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन का जो लफ्ज है वो सी एम से जाहिर किया जाता है, सी से कंट्रीब्यूशन, एम से मार्जिन। और कभी कभी जो है वो बुक्स के अंदर इसमें लफ्ज सी एम नहीं लिखा जाता, सिर्फ कंट्रीब्यूशन ही लिखा जाता है। तो अगर हम सिर्फ लफ्ज कंट्रीब्यूशन यूज करें तो भी सही है, अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन यूज करें तो भी सही है। दोनों का मतलब सेम है, फार्मूला भी दोनों का सेम है। मैं फार्मूला रिपीट करता हूँ, सेल्स प्राइस माइनस ऑल वेरिएबल कॉस्ट, द आंसर विल बी कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ठीक हो गया। अच्छा, यहीं पर ही मैं आपको बता दूं कि मार्जिनल कॉस्टिंग का असूल ये है कि पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन हर हालत में सेम रहेगा। चाहे सेल्स कम करें चाहे सेल्स ज्यादा करें, चाहे ज्यादा यूनिट सेल करें चाहे कम यूनिट सेल करें, आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट सेम रहेगा। लेकिन जब हम इसी मेथड के तहत प्रॉफिट की बात करते हैं तो अगर कम यूनिट बेचेंगे तो पर यूनिट प्रॉफिट जो है
पर यूनिट प्रॉफिट जो है वो कम आएगा, और अगर ज्यादा यूनिट बेचते हैं तो पर यूनिट प्रॉफिट ज्यादा आएगा। इसको मैं साबित करूंगा एक क्वेश्चन के जरिए। आपने इस पॉइंट को अपने पास नोट डाउन करना है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन हर हालत में पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन सेम रहता है, लेकिन प्रॉफिट जो है वो हर हालत में सेम नहीं रहता। अगर कम यूनिट बेचेंगे तो कम प्रॉफिट आएगा, ज्यादा यूनिट बेचेंगे तो ज्यादा पर यूनिट प्रॉफिट आएगा। इसको हम साबित करेंगे। और फिर एक और टेक्निक आपने याद रखनी है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का जो असूल होता है वो ये होता है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है वो मैचिंग प्रिंसिपल के तहत काम करती है। और मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि जिस अरसे में रेवेन्यू जनरेट किया गया है उसी अरसे के अंदर ही हमने एक्सपेंस को रिकग्नाइज करना है, और एक्सपेंस और रेवेन्यू सेम पीरियड में रिकग्नाइज करने हैं। और अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं, इसको साबित करने के लिए कहता हूं कि हमने कुछ यूनिट प्रोड्यूस किए, और वो यूनिट प्रोड्यूस किए वो इस साल नहीं बिके, वो अगले साल बिके। जब वो अगले साल बिके तो रेवेन्यू भी अगले साल जनरेट हुआ, रेवेन्यू भी अगले साल रिकग्नाइज हुआ। तो हमने चूंकि प्रोडक्शन इस साल की है, तो हमने मैचिंग प्रिंसिपल के तहत उसकी कॉस्ट इस साल रिकग्नाइज नहीं करनी, हमने अगले साल ही रिकग्नाइज करनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस जो हैं वो एक ही पीरियड में रिकग्नाइज होते हैं मैचिंग प्रिंसिपल के तहत। और मैचिंग प्रिंसिपल के तहत ही एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है वो काम करती है। तो ये बात भी हमने जो है ना वो अपने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के जरिए साबित करनी है, आपने इसको नोट डाउन करना है। चले, मैंने फिर आपके साथ कंपैरिजन की बात की थी कि जी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग का कंपैरिजन क्या है। तो उसमें एक ही बात मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, बाकी सारी बातें आपको याद रह गई होंगी, लेकिन एक बात जो है चूंकि हमने न्यूमेरिकल आज सॉल्व करना है, तो एक बात दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत, ये पॉइंट नंबर 2 की बात कर रहा हूँ मैं। पॉइंट नंबर 2 में मैं बहुत अहम बात करने वाला हूं कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत जो प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करने का फार्मूला है वो क्या होगा। प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल एफओएच कॉस्ट प्लस फिक्स एफओएच कॉस्ट, इन तीनों को जमा कर देंगे तो फिर ये आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट कहलाएगी। कौन से मेथड के तहत? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत। ठीक हो गया। अच्छा, प्राइम कॉस्ट के बारे में मैंने आपको लास्ट सेशन में भी समझाया है, अब दोबारा समझा देता हूँ कि प्राइम कॉस्ट दो चीजों पर, तीन चीजों पर मुश्तमिल होती है। एक होती है डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, और एक होती है डायरेक्ट लेबर, और तीसरी होती है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है। तो प्राइम कॉस्ट को हमने बार बार डिस्कस किया है, मैंने सिर्फ इधर रिपीट कर रहा हूँ। हमने बार बार डिस्कस किया है कि प्राइम कॉस्ट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि तीन चीजों पर जो कॉस्ट मुश्तमिल हो उसको हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं: डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इन तीनों को लिख लें या सिर्फ एक ही लफ्ज लिख लें प्राइम कॉस्ट, तो बिल्कुल ठीक होगा। प्राइम कॉस्ट के अंदर वेरिएबल एफओएच जमा कर देते हैं, फिक्स एफओएच जमा कर देते हैं, तो फिर लफ्ज क्या बन जाता है? प्रोडक्ट कॉस्ट अंडर द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। अब हम बात कर लेते हैं कि जी जब मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है, एक यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है, तो वो कैसे कैलकुलेट की जाती है? अगेन हमने क्या करना है? प्राइम कॉस्ट लेनी है, और प्राइम कॉस्ट के अंदर सिर्फ वेरिएबल एफओएच लेनी है। और ये वाला जो फार्मूला है ये बिल्कुल उस चीज की रिप्रेजेंटेशन करता है जब मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लेते होते हैं, उसमें फिक्स कॉस्ट नहीं लेते। और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर फिक्स कॉस्ट लेते हैं, इसी वजह से इसका नाम एब्जॉर्प्शन कहलाता है। ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट के अंदर जो है वो फिक्स एफर्ट नहीं लेते, इसलिए उसको हम मार्जिनल कॉस्टिंग कहते हैं। ठीक है। और यहीं पर ही मैंने आपको बताना था कि जब कभी भी मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करते हैं तो आपने सारी की सारी सेल्स प्राइस में से सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन। और जब कभी भी हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत सेल्स प्राइस में से प्रोडक्ट कॉस्ट माइनस करते हैं तो आंसर आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये बात याद रखनी है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत आंसर का नाम क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट। और मार्जिन कॉस्टिंग के तहत इसका नाम क्या होता है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन। चले, ये बहुत सारी हमने जो है वो रिकैप्चुलेट कर ली है इसको, काफी सारी चीजें हमने दोबारा रिकैप्चुलेट कर ली हैं। अब हम एक सवाल जो है वो लेते हैं और उस सवाल के जरिए हम इन चीजों को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, और इस तरह हमारा ये टॉपिक बड़े अच्छे तरीके से एडवांस कर जाएगा। चलें जी।
सबसे पहले तो मैं इस न्यूमेरिकल को पढ़ाने से पहले मैं छोटी छोटी दो तीन चीजें आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ, ताकि आपको जो है वो सवाल करने के लिहाज से आसानी महसूस हो, ना कि आपको ये बर्डन महसूस हो। एक बात तो ये जेहन में रखनी है कि इस सवाल के अंदर जो डाटा दिया गया है, वो सारे का सारा जो डाटा है वो, जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स प्राइस जो दी हुई ना 600 रुपये, ये आपकी पर यूनिट सेल्स प्राइस दी हुई है। और अगर मैं कहूं आपको कि हमने टोटल सेल्स कैलकुलेट करनी है, तो इसी 600 को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड के साथ। अगर मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि एक कंपनी ने 10 यूनिट बेची हैं, तो टोटल सेल कितनी हो जाएगी, 600 मल्टीप्लाई बाई 10, तो आंसर हो जाएगा 6000। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल सेल का भी अपना फार्मूला होता है, और टोटल सेल का अपना क्या फार्मूला होता है, मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ, आपको फ्यूचर में सवाल करने के लिहाज से आसानी होगी। टोटल सेल्स इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी सोल्ड। क्वांटिटी सोल्ड, या सिंपल वर्ड्स में इसको हम ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। तो जब कभी भी टोटल सेल कैलकुलेट करनी हुआ करेगी, तो इसको मैं और शॉर्ट करके लिख दूं, प्राइस से पी और क्यू से क्वांटिटी। बस इतना सही आप याद कर लें कि टोटल सेल का फार्मूला क्या होता है, प्राइस मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी सोल्ड, या फिर प्राइस से पी और क्वांटिटी से क्यू, पी इंटू क्यू। तो जब कभी पी इंटू क्यू करेंगे तो आपको टोटल सेल मिल जाएगी। ठीक है, सवाल के अंदर आपके पास दी होगी पर यूनिट सेल्स प्राइस, लेकिन जब कभी भी टोटल सेल कैलकुलेट करनी होगी, तो फिर आपने जितने यूनिट सोल्ड किए होंगे उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपकी टोटल सेल्स आ जाएगी। अच्छा, अब यहां पर देखें, वो कहता है कि कॉस्ट कार्ड जो है वो नीचे दिया गया है। तो कॉस्ट कार्ड में आपकी सेल्स प्राइस तो मैंने डिस्कस कर ली कि सेल्स प्राइस, एक यूनिट की सेल्स प्राइस 600 रुपये है। डायरेक्ट मटेरियल जो है वो एक यूनिट के ऊपर 200 रुपये है। 200 रुपये एक यूनिट के ऊपर है, और अगर 2 यूनिट बनाएंगे तो कितनी कॉस्ट होगी, 400 रुपये। 3 यूनिट बनाएंगे तो कितनी कॉस्ट होगी, 600 रुपये। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ साथ बढ़ती है, या प्रोडक्शन के घटने के साथ साथ घटती है, ऐसी ही कॉस्ट को हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जी जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है वो आपकी कौन सी कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है। इसी तरीके से डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी जो है ना वो 150 रुपये दी हुई, ये भी आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस सवाल में जो है वो निल है, कोई पैसे खर्च नहीं हुए होंगे, इसलिए यहाँ पर निल लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो डायरेक्ट मटेरियल है और जो डायरेक्ट लेबर है, इन दोनों को अगर हम जमा करें तो हमारी जो टोटल आएगा वो 350 आएगा। और ये 350 क्या है, असल में प्राइम कॉस्ट है। मैं यहां पर इसको पीसी लिख रहा हूं। ये 350 क्या है, प्राइम कॉस्ट। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक फार्मूला रिकैप्चुलेट किया था, जिसमें हमने जिक्र किया था कि जी जब प्राइम कॉस्ट को हम कैलकुलेट करते हैं तो वो तीन चीजों को जमा करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों को जमा करें तो आपकी प्राइम कॉस्ट आती है। देखिए ये लफ्ज लिखा भी हुआ है प्राइम कॉस्ट, और हमारी प्राइम कॉस्ट कितनी है, $350 है। फिर उसने लिखा हुआ है कि वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, मैंने फार्मूले में भी मेंशन किया था, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड जो है वो 50 रुपये हैं, एक यूनिट के ऊपर 50 रुपये हैं। 2 यूनिट के ऊपर कितने हो जाएंगे, 100 रुपये हो जाएंगे। 3 यूनिट के ऊपर कितने हो जाएंगे, 150 रुपये हो जाएंगे। तो इस तरह ये जैसे जैसे यूनिट प्रोड्यूस बढ़ाते जाएंगे आपकी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। ठीक हो गया। और बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट कि आपकी फिक्स एफओएच जो है वो $100 जो है वो दी हुई है। लेकिन ये बात याद रखनी है कि ये $100 जो दी हुई है, इसी को ही हमने अपने पिछले चैप्टर के अंदर OAR पढ़ा है। ये बात बहुत जबरदस्त तरीके से नोट डाउन कर लें कि जो फिक्स एफओएच दिया हुआ है, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड दिया हुआ है, इसको हम OAR पढ़ के आए हैं पिछले चैप्टर में। और ये OAR का मतलब ये है कि एक यूनिट के ऊपर हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है, 100 है। ठीक है। और ये 100 भी कैसे कैलकुलेट किया है, ये मैं किसी वक्त क्वेश्चन जब सॉल्व करूंगा तो बताऊंगा कि ये 100 कैसे कैलकुलेट किया था हमने। ठीक है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, अब वो आपको कह रहा है कि टोटल कॉस्ट आपकी कितनी है, 500।
ये आपकी टोटल कॉस्ट 500 है। लेकिन ये बात याद रखनी है कि ये टोटल कॉस्ट 500 का मतलब ये है कि एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है, 500 है। ये बात याद रखनी है। ठीक हो गया। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। फिक्स कॉस्ट जो दी हुई है वो कितनी है? फिक्स कॉस्ट हैव बीन एस्टिमेटेड 1,20,000। आपकी फिक्स कॉस्ट जो है वो 1,20,000 दी हुई है। ठीक है। अच्छा, और ये टोटल फिक्स कॉस्ट है, ये बात जेब में रख ले कि ये जो आपकी फिक्स कॉस्ट दी हुई है ये टोटल फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट। बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये सवाल, और इसमें आपके पास बहुत सारा लर्निंग का जो है ना वो एक ऑप्शन मिलने वाला है कि आप, एक मौका मिलने वाला है कि आप बहुत कुछ यहाँ पर इस सवाल में या इस टॉपिक में आप बहुत कुछ आज के सेशन में सीख सकते हैं। लें जी, वो बात बहुत दूर नहीं रही। मैंने अभी कहा था कि आपको ओ ए आर कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। तो देखिए, ओ ए आर कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ओ ए आर इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड, मैं लिख रहा हूं टी एफ, टोटल फिक्स ओवरहेड। ओएआर कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है? टोटल फिक्स ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल। अच्छा, यहां पर मैं आपको जो डिवाइड करने के लिहाज से मैं आपको थोड़ा सा याद करवाता हूं कि हमने ओएआर को कैलकुलेट करने के लिहाज से 5 मेथड पढ़े थे, और उसमें सबसे जो पहला मेथड पढ़ा था वो था नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस मेथड। ठीक है, और नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस मेथड क्या कहता है कि जी एस्टिमेटेड नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस मेथड का लफ्ज भी यूज किया था कि जी हमने फ्यूचर में जितने यूनिट प्रोड्यूस करेंगे उसी के लिहाज से ही हम ओ ए आर कैलकुलेट करना सीखे थे। अब देखिए, हमारे इस सवाल के अंदर उसने लिखा हुआ है कि हमने फ्यूचर में 1200 यूनिट प्रोड्यूस करनी है। क्योंकि ये कंपनी जो है ना लैंप्स बनाने वाली कंपनी है। ठीक है, ये बात याद रख लें, ये कंपनी कोई लैंप बनाने वाली कंपनी है, तो इसने जो है ना वो फ्यूचर में लैंप बनाने हैं। तो फ्यूचर में जो लैंप बनाने हैं वो कितने बनाने हैं? 1200। तो हमारी यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब देखें कि हमारे पास टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है? 1,20,000। और हमारे नंबर यूनिट प्रोड्यूस कितने हैं? सही है, मैं इसको एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ यूनिट या एस्टिमेटेड नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कितने हैं? 1200 यूनिट हैं। ठीक है, अब 1,20,000 को 1200 पे तकसीम करेंगे तो हमारे ओ ए आर कितना आ जाएगा? 100। और यही जो मैंने 100 है यहाँ पर मैंने आपको बताना था कि ये आपका 100 इस तरह कैलकुलेट होता है। तो ये बात याद रख लें, हमने फ्यूचर में भी ये चैप्टर को कंटिन्यू करना है। आज एक स्टूडेंट ने भी क्वेश्चन किया था, एक व्हाट्सएप के जरिए क्वेश्चन किया स्टूडेंट ने कि सर ये जो ओ ए आर कैलकुलेट करते हैं, आया ये ओ ए आर फिक्स एफ ओ एच का कैलकुलेट करते हैं या वेरिएबल एफ ओ एच का भी कैलकुलेट करते हैं? तो ये बात याद रख लें कि बेसिकली जो ओ ए आर का कॉन्सेप्ट है वो फिक्स एफ ओ एच के लिहाज से है। तो हमने जहां कहीं भी फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड देखने हैं तो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड जो होते हैं वो एज ए होल क्वेश्चन में दिए होते हैं और एज ए होल ही नजर आते हैं। हमने क्या करना होता है? हमने एक यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती है, और एक यूनिट की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिहाज से हमने क्या करना होता है? जितने यूनिट प्रोड्यूस करने वाले होते हैं फ्यूचर में उससे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा एक यूनिट की कॉस्ट जो है ना वो कैलकुलेट करने का अमाउंट वो कैलकुलेट हो जाता है। तो हमारा ओ ए आर, ओ ए आर क्या होगा? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। और अब देखिए, हमने अपनी कॉस्ट के अंदर इसको जो है ना वो शामिल कर लिया है। शामिल करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ये था थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन, मैं ये चाह रहा था कि आपको शुरू में ही बता दूं, और क्वेश्चन ऐसा पढ़े कि आपको एक एक चीज जो है वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ आ जाए। मैं नहीं चाहता कि स्टूडेंट्स जो है ना वो किसी भी लिहाज से एक ऐसा टेक्निकल सब्जेक्ट जो कि कॉस्टिंग का सब्जेक्ट है उसके अंदर जो है ना वो किसी किस्म की क्रैमिंग करें या किसी किस्म के रट्टे लगाएं। मैं ये चाहता हूं कि बच्चे जो है ना वो टेक्निकल तरीके से जो है ना वो चीज़ों को समझें, अपने क्वेश्चन की एक एक चीज को बारीकी से समझें, और फिर क्वेश्चन जब सॉल्व करने के लिए बैठे तो फिर उनको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो।
चलें, अब वो क्या कहना चाह रहा है, वो कहता है लेट अस लुक एट द कॉस्ट एंड रेवेन्यू इन्वॉल्व इन द डिफरेंट वॉल्यूम्स ऑफ लैंप सोल्ड। वो कहता है कि जी कंपनी अगर 1200 यूनिट बेचती है तो फिर प्रॉफिट की सिचुएशन क्या होती है, और अगर 1500 यूनिट बेचती है तो फिर प्रॉफिट की सिचुएशन क्या होती है। तो आप भी जरा थोड़ी देर के लिए कैलकुलेटर उठा लें, मैं भी आपके साथ जो है ना वो इसकी वर्किंग करूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना वो पहले से सॉल्व शुदा है। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप इसको मेरे साथ जल्दी जल्दी कर लें, ताकि जो है ना वो जो चीज़ समझाने वाली है, कैलकुलेट करने वाली, वो तो मैं कैलकुलेट कर दूं, समझा दूं, लेकिन जो चीज़ पहले से ही सॉल्व शुदा है उसको मजीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इसको साथ साथ ही बता दूंगा। एक आपने टोटल सेल्स का फार्मूला याद रखना है, और दूसरा आपने OAR का फार्मूला याद रखना है, और फिर उसके बाद फिर मैं आपको पिछले सेशन में बता चुका हूं कि आपकी जो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड अगर बढ़ जाते हैं तो आपका नेट प्रॉफिट पर यूनिट बढ़ेगा, लेकिन अगर नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बढ़ भी जाते हैं तो फिर भी आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट सेम रहेगा। हमने इसको साबित करना है। अब इस वक्त जो न्यूमेरिकल कर रहे हैं उसमें ये सारी बातें हमने साबित करनी है। चलें जी, मैं इसको थोड़ी देर के लिए इरेज कर देता हूँ। जो चीज़ें जो है ना वो हमें कैलकुलेशन करते वक्त प्रॉब्लम करेंगी, मैं इनको इरेज कर देता हूँ। तो देखें, हमारे क्वेश्चन के अंदर पहली ऑप्शन ये है कि अगर 1200 यूनिट बेचते हैं तो फिर कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, और अगर 1500 यूनिट बेचते हैं तो फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ये जरा देख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। यहां पर लिखा हुआ है रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू 7,20,000। ये 7,20,000 कैसे आया होगा? ये 7,20,000 आया होगा कि हमने P/Q के फार्मूले से आया होगा। P क्या है आपकी 600, और Q क्या है 1200। 1200 यूनिट बेचे हैं तो हमने क्या करना है, 600 मल्टीप्लाई बाई 1200, तो आंसर आ जाएगा 7,20,000। हमारी टोटल सेल्स रेवेन्यू 7,20,000 है। अभी फिलहाल हम जो है वो कैलकुलेशन करने जा रहे हैं 1200 यूनिट की। अब हम कैलकुलेशन करते हैं 1500 यूनिट की, ठीक है, साथ साथ ही कैलकुलेट करते जाते हैं ताकि सारी चीजें हम जो है वो हमें क्लियर होती जाए। अच्छा जी, तो देखें ये 9 लाख कैसे आया होगा, 600 जरब 1500, तो ये आंसर आ गया होगा 9 लाख रुपए। ठीक है, अब आते हैं डायरेक्ट मटेरियल की तरफ। डायरेक्ट मटेरियल में हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, डाटे के अंदर पढ़ा है कि एक यूनिट की कॉस्ट 200 रुपये है। तो फिर हमने यहां पर तो 1200 यूनिट जो है ना वो बेच रहे हैं, या 1200 यूनिट बना रहे हैं, तो फिर क्या होगा, 1200 जरब 200, तो ये 2,40,000 आ जाएगा। यहां पर क्या होगा, 200 यूनिट की कॉस्ट है ना, एक यूनिट की कॉस्ट है 200, और यहां पर कितने यूनिट बना रहे हैं और बेच रहे हैं 1500, तो 1500 जरब 200, तो ये 3 लाख हो जाएगा। आप भी साथ साथ चेक करते जाएं। 1,80,000 कैसे आया होगा, एक यूनिट की कॉस्ट जो है वो सवाल के अंदर दी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ी देर के लिए। एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है, 150 रुपये। ठीक है, 150 रुपये जो है वो क्या है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। 150 को जरब देंगे 1200 यूनिट्स के साथ तो ये आ जाएगा 1,80,000, और अगेन 150 को जरब देंगे 1500 यूनिट के साथ तो ये 2,25,000 आ जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके सवाल के अंदर नहीं दिए हुए, इसलिए नील छोड़ा हुआ है, यहाँ पर भी नील कर देंगे। अब देखें आप, हमने डायरेक्ट मटेरियल को, डायरेक्ट लेबर को, और इन दोनों को जमा किया तो आपका आंसर आ गया प्राइम कॉस्ट। इस वक्त हमारी प्राइम कॉस्ट कितनी है, 4,20,000। चेक कर लें। अच्छा, यहां पर 3 लाख जमा 2,25,000, तो हमारी प्राइम कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 5,25,000। अगर हम 1200 यूनिट बनाएंगे तो 4,20,000 पे कॉस्ट अदा करेंगे, लेकिन 1500 यूनिट बनाएंगे तो हम 5,25,000 अदा करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड सवाल में दिए हुए हैं। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड आपने अभी थोड़ी देर पहले देखे हैं, 50 रुपए पर यूनिट दिए हुए हैं। ये देखें, ये 50 रुपए पर यूनिट दिए हुए हैं। तो ये प्रोडक्शन वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड है। हम इसको जो है ना वो करते हैं। अगर 1200 यूनिट बनाएंगे तो 1200 जरब 50 करेंगे तो 60,000 हो जाएगा। 1500 यूनिट बनाएंगे तो 1500 जरब 50 करेंगे तो 75,000 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब देखें, 4,20,000 हमारी जो है वो प्राइम कॉस्ट है, और 60,000 पे हमारी वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट है। और अगर हम मार्जिनल कॉस्ट इसकी कैलकुलेट करें, मार्जिनल कॉस्ट का क्या फार्मूला पढ़ा था हमने, मैं जरा टिप्स पे गिनवाता हूं आपको, कि जब कभी भी मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत हम जब प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो उसमें क्या होता है, तीन चीजें होती हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर,
डायरेक्ट एक्सपेंसेस और वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है, इस सवाल में चूंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है तो इसलिए हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड दिए हुए हैं, और इन सारों को मिला के कितने पैसे बन जाते हैं? 4,80,000। ठीक है, तो हमारी 1200 यूनिट बनाने की कॉस्ट कितनी है? 4,80,000। ठीक हो गया। हमने क्या करना है, चूंकि अभी हम पढ़ के आए हैं थोड़ी देर पहले कि जब कभी भी हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट करते हैं या सिर्फ लफ्ज कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हैं तो सारी वेरिएबल कॉस्टें माइनस करते हैं। तो इस सवाल के अंदर हमारे पास जो है वो टोटल सेल दी हुई है 4,20,000 पे। 4,20,000 में से सारी वेरिएबल कॉस्टें बनती हैं 4,80,000। तो 7,20,000 में से 4,80,000 माइनस करेंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना हो जाएगा? 2,40,000। यहां तक मैं रुकता हूं आपके साथ, और मुझे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के बारे में मुझे बताएंगे कि आपने इसको कहाँ तक समझ लिया है, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। 720,000 माइनस 480,000, द आंसर विल बी 240,000। ये आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, और ये कितने यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन मार्जिन है? 1200 यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। हमारे पास जब 1500 यूनिट बेचते थे तो हमने 9 लाख के रुपए की रेवेन्यू जनरेट किया था, और उसमें से हमारा जो है 6 लाख रुपए की आपकी मार्जिनल कॉस्ट आ गई थी, प्रोडक्ट कॉस्ट आ गई थी। और ये 6 लाख रुपए कैसे आई है? 5,25,000 जमा 75,000, ये 6 लाख रुपए आ गई। अब हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट करना है। 9 लाख में से 6 लाख रुपए मार्जिनल कॉस्ट माइनस करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 लाख रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन 1200 यूनिट्स पे 2,40,000 है, और 1500 यूनिट्स पे आपका 3 लाख है। ठीक है, अच्छा। अब देखें, फिर मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन में कि जब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है तो फिर कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से हमने फिक्स कॉस्ट माइनस करनी होती है। जितनी भी फिक्स कॉस्ट दी होती है वो सारी माइनस करनी होती है, और माइनस करने के बाद जो आंसर आ जाता है वो आपका क्या हो जाता है? नेट प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, तो अब देखें, आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 2,40,000, और आपकी सवाल के अंदर फिक्स कॉस्ट 1,20,000 दी हुई है। ये कहाँ पे 1,20,000 दी हुई? देखें, ये मैंने यहाँ पर आपसे ये बात की थी कि 1,20,000 रुपए की फिक्स कॉस्ट दी हुई है। आपने क्या करना है? 2,40,000 में से 1,20,000 माइनस करेंगे तो ये आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा 1,20,000 रुपये। ठीक हो गया। अच्छा, जब हम 1500 यूनिट बेचते थे तो हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन 3 लाख था, लेकिन हमारी फिक्स कॉस्ट वही 1,20,000 ही होगी। देखें, जो फिक्स कॉस्ट होती है ना, वो किसी भी लेवल पे सेम रहती होती है। फिक्स कॉस्ट का मतलब ही यही है ना कि फिक्स है। चाहे आप ज्यादा प्रोडक्शन करें चाहे आप कम प्रोडक्शन करें, आपको फिक्स अमाउंट जो है वो कॉस्ट अदा करनी पड़ेगी। तो एक ऐसी अमाउंट जो कि जो ना फिक्स कॉस्ट है वो है, चाहे वो 1500 यूनिट बेचे तो भी 1,20,000 है, 1200 यूनिट बेचे तो भी 1,20,000 है। अब देखते हैं कि अब हमारा नेट प्रॉफिट क्या है। 3 लाख में से 1,20,000 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 1,80,000। और इस तरह आपका नेट प्रॉफिट 1500 यूनिट बेचने से 1,80,000 आ गया। अब एक और नई चीज जो कि मैंने आपके साथ पिछले सेशन में बात की थी कि मैं आपके साथ एक चीज वेरीफाई करूंगा। मैंने क्या कहा था? मैंने कॉन्सेप्ट बोला था कि पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन चाहे किसी भी लेवल पर कैलकुलेट करें सेम आएगा। 1200 यूनिट बेचे हैं, इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कितना है, और 1500 यूनिट बेचे हैं, इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कितना है, ये हम वेरीफाई करते हैं। जरा देखें, टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है? 2,40,000। ये देखें, टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है? 2,40,000। और टोटल नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितने हैं? 1200। 2,40,000 को 1200 पे तकसीम करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 200। ये चेक कर लें। मैं बल्कि यहां पर ये फार्मूला लिख भी देता हूं कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कैसे कैलकुलेट होगा। 2,40,000, ये हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। मींस कि 1200 यूनिट बेचने के बाद हमें 2,40,000 पे कंट्रीब्यूशन कमाया। ठीक है, और 1200 यूनिट के ऊपर कमाया। ठीक है, तो एक यूनिट की कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे? 1200 पे तकसीम कर देंगे। तो जब 1200 पे तकसीम करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम 1500 यूनिट बेच रहे थे तो उस वक्त हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना था? 3 लाख था। अब हमने क्या करना है? अब इस 3 लाख को तकसीम करना है 1500 यूनिट पे, तो भी आंसर कितना आ जाता है? 200 पर यूनिट। तो ये बात साबित हो गई कि चाहे यूनिट ज्यादा बेचें चाहे यूनिट कम बेचें, आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट हर हालत में सेम रहेगा। ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है, ये एग्जाम फोकस पॉइंट है। और एग्जाम के अंदर इस तरह की बातें जो है ना वो पूछ ली जाती हैं। अगर आपके पास ये वाला सफिशिएंट नॉलेज होगा तो आप इसका जवाब दे सकेंगे।
दूसरी और अहम बात मैंने कहा था कि जितने ज्यादा यूनिट बेचेंगे नेट प्रॉफिट पर यूनिट बढ़ेगा, जितने कम यूनिट बेचेंगे नेट प्रॉफिट पर यूनिट घटेगा। अब इसको साबित करते हैं। इस वक्त हमारे सवाल के अंदर जब हमने 1200 यूनिट बेचे थे तो हमारा नेट प्रॉफिट था, ये देखें, ये टोटल प्रॉफिट के नाम से लिखा हुआ है 1,20,000। इसी को नेट प्रॉफिट कहते हैं, इसी को टोटल प्रॉफिट कहते हैं। अब हम इस 1,20,000 को नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड पे तकसीम कर देते हैं। 1,20,000 तकसीम 1200 यूनिट, तो नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा? $100 आ जाएगा एक यूनिट के ऊपर। ये लिखा भी हुआ है। प्रॉफिट पर यूनिट जो है वो कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है? टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। टोटल प्रॉफिट कितना है? 1,20,000। टोटल यूनिट सोल्ड कितने हैं? 1200, तो आंसर कितना आ जाएगा? 100। लेकिन जब हम 1500 यूनिट बेच रहे थे तो हमारा टोटल प्रॉफिट था 1,80,000, और हमने 1,80,000 को नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड पे डिवाइड किया तो आंसर हमारा कितना आ गया? $120 पर यूनिट। तो देखें, ये बात भी साबित हो गई कि जब कभी भी अगर आपने नेट प्रॉफिट की बात करनी है तो जितने ज्यादा यूनिट बेचेंगे नेट प्रॉफिट पर यूनिट बढ़ेगा, और अगर जितने यूनिट कम बेचेंगे आपका नेट प्रॉफिट जो है ना वो पर यूनिट घटेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेट प्रॉफिट जो है ना वो सेल्स के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, सेल के घटने के साथ साथ घटता है, लेकिन कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट जो है वो किसी भी हालत में चेंज नहीं होता, ये कांस्टेंट रहता है। चाहे यूनिट ज्यादा बेचें चाहे यूनिट कम बेचें, ये सेम रहता है। तो ये था एक पॉइंट जो कि मैंने आपके साथ वेरीफाई करना था, प्रूफ करना था, वो हमने कर लिया। अब हम थोड़ा सा मजीद एडवांस लेवल पे इस टॉपिक को लेकर जाते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन आप अपने तौर पर भी जो है ना इसको एक दफा सॉल्व कर लें ताकि जो है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग हर लिहाज से मुकम्मल हो जाए। यहाँ पर सॉल्व किया तो हुआ है, लेकिन ये कि आप जब अपने हाथ से गुजारेंगे तो इसमें ज्यादा आपकी लर्निंग होगी इंशाल्लाह। आगे चलते हैं। एक ये फार्मूला मेरी ख्वाहिश है कि आप अपने पास नोट डाउन कर लें। टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन। टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन का फार्मूला क्या होता है? अगर हमें एक क्वेश्चन का डाटा दे दे और वो कहे कि जी टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट करें, तो वो कैलकुलेट करने का फार्मूला बहुत आसान है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाई टोटल सेल्स वॉल्यूम। ये टोटल सेल्स वॉल्यूम, ये वही सेल्स वॉल्यूम है जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि अगर हम 1200 यूनिट बेचते हैं तो वो 1200 यूनिट क्या कहलाएगा? सेल्स वॉल्यूम। अगर 1500 यूनिट बेचते हैं तो वो 1500 क्या कहलाएगा? सेल्स वॉल्यूम। और अगर मैं ये कहूँ आपको कि टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट करना है, तो एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारे सवाल के अंदर दिया हुआ है। जैसे 1200 यूनिट दिए, 1200 के लिहाज से कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना दिया हुआ है? 200। ठीक है। और अ, हमारी सेल्स वॉल्यूम कितना है? 1200। तो अब देखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना आता है? 2,40,000। ऐसे ही आता है ना? ये देखें जरा, मैं इसको लिख लेता हूं फिर इसको आपके साथ साबित करता हूं। अभी आपने वर्किंग की भी है मेरे साथ। 1200 यूनिट का टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितने हैं? देखें, ये है 2,40,000। ये देखें, ये 2,40,000 है। और अगर मैं कहूं कि 1500 यूनिट का टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है, तो आपने क्या करना है? 200 जरा 1500, तो ये 3 लाख आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन अगर आपको खुद से कैलकुलेट करने के लिए कहे तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, और प्रॉफिट के लिए उसने फार्मूला लिखा हुआ है, ये भी आप नोट डाउन कर लें। मैंने अभी अभी कैलकुलेट करवाया आपको कि प्रॉफिट का मतलब ये है कि टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे। जितनी भी फिक्स कॉस्ट होगी वो माइनस कर देंगे, तो आपका प्रॉफिट लफ्ज कहलाएगा या नेट प्रॉफिट कहलाएगा या टोटल प्रॉफिट कहलाएगा। लफ्जों तकरीबन लफ्ज एक जैसे ही हैं। चाहे इसको हम टोटल प्रॉफिट कह दें, चाहे इसको हम नेट प्रॉफिट कह दें, चाहे इसको हम सिर्फ प्रॉफिट कहें, फार्मूला यही रहेगा। अब देखिए जरा, इसको भी हम साबित कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो कहता है कि जी प्रॉफिट कैलकुलेट करें। इस क्वेश्चन के अंदर हमने थोड़ी देर पहले ये किया है कि टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन यहां पर लिख लेते हैं। टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन 2,40,000 कैलकुलेट किया था जब हमने 1200 यूनिट बेचे थे। ठीक है। अच्छा, और हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी दी हुई थी सवाल के अंदर? 1,20,000। ठीक है, 2,40,000 में से 1,20,000 माइनस करें तो अब हमारा प्रॉफिट का आंसर कितना आ जाएगा? ये तो कैलकुलेटर उठाने की जरूरत भी नहीं है, वैसे ही आपको जो है कैलकुलेट करना आ जाएगा। ये है 1,20,000। ठीक है। तो अब देखें आपका प्रॉफिट कितना है इस क्वेश्चन के अंदर। अगर 1200 यूनिट बेचते हैं तो कितना प्रॉफिट है? 1,20,000। देखें, ये साबित भी हो गया, ये 1,20,000 लिखा हुआ है।
ये लिखा हुआ, ठीक है। और अगर 1500 यूनिट के लिहाज से देखें तो आपका टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना, 3 लाख। आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है, 1,20,000। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? ओ, चलिए शुक्र है। अच्छा जी, देखते हैं, दोबारा देखते हैं। तो हमने यहाँ पर अपनी डिस्कशन ब्रेक की थी कि जब कभी भी हमारे कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट करना पड़ जाए या प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ जाए, तो फार्मूला ये हो। अब हम एक और क्वेश्चन जो है वो ट्राई करते हैं। आप भी डेटा पढ़ लें। एक कंपनी है, उसकी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट है $3 पर यूनिट, और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है, 6 पर यूनिट। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड कितनी है, 2। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कितनी है, 4। और ये 4 क्या है, ये नोट डाउन कर लें, ये OAR है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है, ठीक है। और वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कितनी है, 5। अब वो कहता है कि एक यूनिट की सेल्स प्राइस कितनी है, 21 है, ठीक है, समझ आ गई। अच्छा, आप भी जरा थोड़ी देर के लिए इस पूरे के पूरे कॉस्ट कार्ड से एनालाइज करें कि वेरिएबल कॉस्टें कौन कौन सी हैं, इस सारे के सारे जो है वो कॉस्ट कार्ड से। तो मैं भी आपके साथ हेल्प करता हूं। एक ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट है, और एक ये वाली वेरिएबल कॉस्ट है, 5। ये जो 4 है ये आपकी फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। और अगर मैं ये कहूं आपको कि मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है या ऑल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, तो आप कहेंगे 3 + 6 + 2 + 5, ठीक है। तो इन सारों को जमा करने से आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट आती है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट, वो आती है, आई थिंक 16 आती है। 3 + 16। तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 16, ठीक है। और एक यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी है, 21। और मैं कहूं आपको कि एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है, तो आप कहेंगे 5। एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है, तो वो कितना है, 5। और अगर मैं ये कहूं आपको, यहीं पर मैं कहूं आपको कि टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट करें, तो आप इसी 5 को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड के साथ। जितने यूनिट सोल्ड किए होंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ, तो आपका टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा चलिए, थोड़ा सा और आगे आगे डाटा लेके चलते हैं। मैंने ये यहां तक आपको डाटा समझा दिया है। वो कहता है कि बजटेड फिक्स ओवरहेड्स आर बेस्ड ऑन द बजटेड प्रोडक्शन 5,000 यूनिट्स। वो कहता है कि जी, ये जो हमने OAR कैलकुलेट किया ना, 4, ये हमने 5,000 यूनिट एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस की बुनियाद पर कैलकुलेट किया है। कि जितनी भी आपकी फिक्स कॉस्ट होगी, आपने उसको डिवाइड करना है 5,000 यूनिट के साथ। जब एक्सपेक्टेड एफओएच कॉस्ट को, फिक्स एफओएच कॉस्ट को 5,000 यूनिट पे तकसीम करेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये अभी हम साबित करते हैं, थोड़ी देर के लिए रुके, मैं भी आपके सामने इसको साबित करता हूँ। चलें जी। फिर वो कहता है कि ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, 1,000 यूनिट है। हमारी ओपनिंग इन्वेंटरी पहले से ही हमने जो यूनिट प्रोड्यूस किए हुए थे वो बचे पड़े थे, वो 1,000 यूनिट हैं। और इस दफा जब हमने साल मुकम्मल हुआ तो हमारे कितने यूनिट बचे पड़े हैं, 4,000 यूनिट अभी भी बचे पड़े हैं। अब जरा देखें, वो कहता है कि जी सेल्स कितनी है, 3,000 यूनिट हमारी सेल्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 मिनट के लिए जरा आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि आपने 3,000 यूनिट बेच के भी आपकी एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है, 4,000 यूनिट है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल आपके पास कितने यूनिट होंगे, 7,000 यूनिट होंगे। 7 में से 1,000 यूनिट तो पहले के पड़े हुए हैं, तो इस पीरियड में कितने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, 6,000 यूनिट। 6,000 यूनिट। मैं जरा इस वर्किंग को दोबारा भी समझा देता हूँ आपके सामने। मैंने एक दफा आपके साथ एक फार्मूला शेयर किया था, मैं दोबारा उस फार्मूले को जो है ना वो आपके साथ रिपीट करता हूं। कि अगर मैं कहूं आपको कि ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास 1,000 यूनिट दी हुई है, मैं फार्मूले को दोबारा नहीं लिखता, बस कैलकुलेशन सिखा देता हूँ। 1,000 यूनिट पहले से पड़े हुए हैं, ठीक है। और न्यू प्रोडक्शन हमने कितनी की है वो हमें नहीं पता, वो क्वेश्चन मार्क है।
ओपनिंग इन्वेंट्री के अंदर न्यू प्रोडक्शन जमा करें तो हमारे पास नंबर यूनिट अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन आ जाते हैं कि इतने यूनिट हमने प्रोड्यूस कर लिए हैं। ठीक है, उसमें से जितने सेल हो जाते हैं वो माइनस कर देते हैं। अच्छा, मैं ये फार्मूला जरा दोबारा लिख देता हूँ, आपको याद आ जाएगा। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस प्रोडक्शन, ये आप भी नोट डाउन कर लें। प्रोडक्शन, इस दफा कितनी प्रोडक्शन हुई है, ठीक है। और ओपनिंग इन्वेंट्री में प्रोडक्शन जमा कर दें तो यहां पे लिखते हैं टोटल यूनिट्स अवेलेबल। टोटल यूनिट्स अवेलेबल, क्योंकि ये यूनिट्स अवेलेबल होंगे तो फिर हम उसमें से बेचेंगे। टोटल यूनिट्स अवेलेबल, और उसमें से माइनस कर देते हैं सेल्स। मैं यहाँ पे प्लस का निशान लगा दूं, और यहाँ पे क्या करते हैं, जितने यूनिट सेल हुए हैं वो माइनस कर देते हैं। तो वो बेचे हैं हमने 3,000, ये फिगर हमें सवाल में दी हुई है उसने। और बेचने के बाद एंडिंग इन्वेंट्री, एंडिंग इन्वेंट्री, ई इन्वेंट्री लिख रहा हूं मैं, ठीक है। वो कितनी है, 4,000 यूनिट बचे पड़े हैं, ठीक है। ये 4,000 यूनिट, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि कितने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, तो हम इसी फार्मूले को रिवर्स बैक रूल के जरिए लेकर जाते हैं, और जो हमारी मिसिंग फिगर्स हैं, एक ये मिसिंग फिगर है और एक ये मिसिंग फिगर है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। जो चीजें माइनस हो रही हैं उसको जमा कर देते हैं, जो चीजें जमा हो रही हैं वो माइनस कर देते हैं। जरा देखें, सेल्स माइनस करने से, 3,000 माइनस करने से आंसर आता है 4,000। तो हम क्या करेंगे, रिवर्स बैक रूल है, ये माइनस हो रही है, ये इसमें जमा कर देंगे। 4,000 जमा 3,000, तो ये हमारा टोटल यूनिट्स अवेलेबल कितनी हो जाएंगे, 7,000। कि हमने जिस वक्त पूरे साल में टोटल हमारे पास कितने यूनिट अवेलेबल पड़े हुए थे, 7,000 यूनिट पड़े हुए थे। 7,000 जब अवेलेबल थे, तो ये 7,000 उस वक्त आया जब ये ओपनिंग इन्वेंट्री के अंदर प्रोडक्शन जमा कर दी। अब ये फिगर भी हमारे पास नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, ये चीज जमा हो रही है, हमने क्या करना है, इस 7,000 में से 1,000 माइनस कर देंगे, तो बाकी क्या बचेगा, 6,000 यूनिट, ठीक है। क्या बचेगा, 6,000। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस साल हमने कितनी प्रोडक्शन की है, 6,000 यूनिट। अब इसको हम जरा टैली कर लेते हैं। पहले हमने रिवर्स बैक रूल के जरिए सारी कैलकुलेशन की थी, अब हम डायरेक्ट रूल के जरिए, डायरेक्ट रूल्स मींस जैसे फार्मूला है वैसे ही हल करके देखते हैं तो ये क्या आया, ये चीजें सही है, जरा चेक कर लें। ओपनिंग इन्वेंट्री में प्रोडक्शन जमा होती है, जमा करके देखें, 1,000 जमा 6,000, 7,000 है, बिल्कुल सही कैलकुलेट किया है। फिर 7,000 में से 3,000 की सेल माइनस करें, 4,000 है, तो ये भी हमने सही कैलकुलेट किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज हम कैलकुलेट करने जा रहे थे वो हमने सही कैलकुलेट कर लिया है, कि इस दफा हमारी प्रोडक्शन कितनी है, 6,000 यूनिट हमने प्रोड्यूस किए हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये तो है आपकी प्रोडक्शन इस दफा की। वो कहता है कि आपकी फिक्स एफओच कितनी है, 6,000 यूनिट्स हैं। फिक्स एफओच कितने हैं, 6,000 यूनिट, ठीक है। और फिक्स एफओच की कॉस्ट कितनी है, 25,000, ठीक हो गया। अब देखें कि आपकी जो यहां पर बजटेड प्रोडक्शन, बजटेड प्रोडक्शन ये दी हुई है आपकी। बजटेड प्रोडक्शन कितनी है आपकी, हाँ, वो कहता है कि 5,000 प्रोडक्शन की बुनियाद पर हमने ये ओ ए आर कैलकुलेट किया है, ठीक हो गया। चलें जी, अब हम इनके सवालों के जवाब देते हैं। सवाल नंबर 1, अल्फा। अल्फा में क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन अर्नड ड्यूरिंग द पीरियड, कि कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमने कमाया है। तो अभी हम इसका जवाब दे लेते हैं कि हमने कहा था कि एक यूनिट के ऊपर हमने कितना कंट्रीब्यूशन कमाया, 5 रुपए, ठीक है। और हमारे कितने यूनिट बिके हैं, 3,000, ठीक है। तो 3,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना हो जाएगा, 15,000। ये तो हमारा सवाल का जवाब आ गया, ये 15,000। हमने टोटल कितना कंट्रीब्यूशन कमाया, 15,000, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 या बीटा, उसमें क्या कहता है, कैलकुलेट द टोटल प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। लो जी, वो कहता है कि जी टोटल प्रॉफिट है या लॉस है, जो भी है कैलकुलेट करें। उसका फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, टोटल प्रॉफिट का फार्मूला हमने पढ़ा था, टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन, टोटल सीएम माइनस फिक्स कॉस्ट, माइनस फिक्स कॉस्ट,
ये फिक्स ओवरहेड कॉस्ट, वो फार्मूला क्या बन जाएगा? हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन अभी कैलकुलेट किया है हमने अल्फा के अंदर, वो कितना है? 15,000। और टोटल फिक्स कॉस्ट हमारी इस सवाल के अंदर ये 25,000 दी हुई है। ठीक है, तो 25,000 माइनस कर देते हैं। तो 25,000 माइनस करने से देखें, बल्कि हमारा आंसर माइनस में आ रहा है। 15,000 माइनस 25,000, तो आंसर क्या आ रहा है? माइनस में आ रहा है। ये माइनस में आंसर किस चीज को शो करता है? नेट लॉस को शो करता है। नेट लॉस। हमारे पास टोटल थे 15,000, 15,000 में से फिक्स कॉस्ट कितनी अदा की? 25,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर जो है वो प्रॉफिट नहीं आएगा बल्कि लॉस आएगा। तो हमारा लॉस कितना है? 10,000। उसने कहा है कि कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, तो हमारे सवाल का जवाब प्रॉफिट नहीं है बल्कि लॉस है। और लॉस कितना है? 10,000। ये था आपका सवाल। बड़ा टेक्निकल सा सवाल था। बड़ा जो है वो आपके कॉन्सेप्ट्स के लिहाज से आपको चेक किया गया है कि इस क्वेश्चन को किस तरह हल करना है। इस तरह हमने अपने जो है वो मार्जिनल कॉस्टिंग के जो असूल हमने पढ़े थे, उसमें वेरिएबल कॉस्ट की बात पढ़ी थी, उसमें हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन की बात पढ़ी थी, फिर उसको हमने टोटल प्रॉफिट या लॉस की बात पढ़ी थी। वो उन्हीं फार्मूलाज के जरिए जब हमने इनको हल किया तो हमारा क्वेश्चन जो है वो हर लिहाज से हल हो गया। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा सारा। आप इसको नोट डाउन भी कर लें और आप दोबारा भी करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह आपका ये सवाल अच्छा सा हो जाएगा। चलें, मार्जिनल कॉस्टिंग के लिहाज से हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस और दो न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर ली हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगले सेशन के अंदर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करेंगे और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के न्यूमेरिकल हल करेंगे। और फिर उसके बाद एक मुकम्मल प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे। एक एग्जाम क्वेश्चन करना सीखेंगे जिसके जरिए जो है वो हमारा ये टॉपिक मजीद एडवांस कर जाएगा। चलें, अब तक के लिए इतना ही है। नेक्स्ट सेशन के लिए फिर अल्लाह हाफिज।